न्यूज नशा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कड़क खबर जोया के साथ। क्या बीजेपी राहुल गांधी की चुनावी रणनीति से डर गई है? क्या बीजेपी के चुनावी चाल तय करने वाले गृह मंत्री अमित शाह 5 राज्यों के विधानसभा से आ रही खबरों से घबरा गए हैं, जहां कांग्रेस को तमाम सर्वे जो हुए हैं उन्होंने जीत मिलती दिखाई है? क्या वो राहुल गांधी के जाति जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर मेगा प्लान बनाने की तैयारी में अभी से जुट गए हैं 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, और वो भी उस राज्य से जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और जिसे कहा जाता है कि उससे होता हुआ दिल्ली का रास्ता निकलता है, यानी कि उत्तर प्रदेश। ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया ताकि 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति तय की जाए, खासकर ओबीसी वोट बैंक को लेकर। इसमें आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी शामिल होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी बैठक में शामिल रहने के लिए बुलाया गया। क्या मकसद है और किस तरह की रणनीति तय होने की आशंका है? क्या कुछ होगा इस अहम बैठक में? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी जी। यूसुफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने जाति जनगणना के कहते हैं एक तरह से बिगुल फूका, तो उसका असर बिहार में नीतीश सरकार ने दिखाया, और उसके बाद एक लहर सी, एक हड़कंप सी मच गई कि जाति जनगणना है, जाति सर्वे है, इसका किस तरह से असर होगा। और उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि क्या उत्तर प्रदेश में इसकी जो सुगबुगाहट है, सरगर्माहट है, वो वहां पे फील होगी, एहसास होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो कहते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का जो रूट है वो उत्तर प्रदेश में ही समाया हुआ है। आप इस बैठक को जो अमित शाह जी ने बुलाया है योगी जी को और उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए ज़रा, ये कहना तो मुनासिब नहीं है कि राहुल गांधी के जाति जनगणना का मुद्दा उठाने के बाद बिहार में जाति जनगणना हुई, क्योंकि हम्म। बिहार में जाति जनगणना का प्रोसेस राहुल गांधी के इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाए जाने से पहले हो चुका था। दूसरी बात ये है कि जातिगत जनगणना को लेके अगर कांग्रेस बहुत ज़्यादा सीरियस पहले से होती, तो कम से कम जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल से चल रही है, मसलन राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो वहाँ जी। कांग्रेस वहाँ तो कांग्रेस ने नहीं कराई है। ये नया फिनोमेना है पॉलिटिकल कि राहुल गांधी ने हम्म। जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, और मेरे ख्याल में राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन बनने के बाद इस मुद्दे पर बात करना शुरू किया है, और हाल फिलहाल में उन्होंने अपने हर भाषण में, अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर जोर शोर से मांग की है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत मजबूती से जनता के सामने रखा है। 2 दिन पहले जो हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की थी, उसमें भी उन्होंने ये सब चीजें गिनवाई और बताया कि किस तरह से दबे कुचले लोग जो देश के पिछड़े दलित आदिवासी हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, और अडानी जो है किस तरह से लूट रहे हैं सबको, और उसके पीछे के इन सब का समाधान एक ही है। वो समाधान ये है कि भाई जातिगत जनगणना हो और पता चले कि कौन कितना, किसकी कितनी संख्या है, उसके हिसाब से फिर उनकी हिस्सेदारी दी जाए संसाधनों में, तय की जाए। है ना? तो ये बात सही है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस की पिच कभी ओबीसी नहीं रही है। पहली बार कांग्रेस ओबीसी की पिच पर चुनाव लड़ने जा रही है और मुद्दा जोर-शोर से उठाया है। तो ऐसा लगा कि जिस पिच पर आरएसएस ने लंबे समय से काम किया और जी। जिसकी बदौलत बीजेपी का स्ट्रॉन्ग बेस बना। बीजेपी को शुरुआती दौर में जब हम छोटे थे, तब से सुनते थे कि भाई वो बनियों की पार्टी है। उसके बाद उसने और अपर क्लास उसका अपने साथ जोड़ा। तो कुल मिला के वो अपर क्लास की पार्टी बीजेपी मानी जाती थी। लेकिन हम्म। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई कि जो ओबीसी क्लासेस है, दलित वर्ग है, नरेंद्र मोदी ने विकास का मुद्दा जब दिया 2014 में, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, तो उसमें क्या हुआ कि अलग-अलग पार्टियों का जो कास्ट बेस वोट बैंक था, वो हिंदुत्व के नाम पर उसमें से एक बड़ा हिस्सा टूट के बीजेपी के पास आया। और बाद में इन्होंने ओबीसी को अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए ये प्रचार किया कि भाई हमने इतने कैबिनेट में इतने ओबीसी को मंत्री बनाया है, इतने राज्यपाल ओबीसी बनाए हैं, इतने राज्यपाल हमने दलित बनाए हैं।
तो ये एक परसेप्शन बना कि ओबीसी जो है, ओबीसी का एक तरह से भगवाकरण हो गया है और ओबीसी जी बीजेपी का मजबूत वोट बैंक हो गया है। अब जब राहुल गांधी ने ये मसला उठाना शुरू किया कि भाई 90 सेक्रेटरी में 3 ओबीसी के हैं, मजबूती से उन्होंने बात रखी, तो हिस्सेदारी कहाँ मिल रही है? दूसरी बात ये कि बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है, वो वहाँ तो अपर क्लास हावी है। वो भले ही एक लंबा प्रोसेस आप देखें, बीजेपी ने आज से नहीं, मतलब नरेंद्र मोदी के आने के बाद में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में ओबीसी के नेता थे, मुख्यमंत्री रहे। शिवराज उमा भारती को मध्य प्रदेश में किया गया, लॉन्च किया गया। तो एक बड़ा शुरू से रहा है। तो इस पर जब चोट लगी राहुल गांधी के जोर शोर से मुद्दा उठाने के बाद, दूसरी बात ये हुई कि जो इंडिया गठबंधन बना है, उसमें वो राहुल गांधी के साथ वो तमाम ताकतें हैं जो किसी जमाने में कांग्रेस विरोधी हुआ करती थी और कांग्रेस की धुर विरोधी हुआ करती थी, और उन्हें कहा जाता था राजनीति में वो मंडलवादी ताकतें हैं, क्योंकि वो पिछड़ों की बात करती हैं। मंडल कमीशन की वो एक तरह से जो राजनीति रही है, मंडल की राजनीति के वो अगुवा रहे हैं, झंडा बरदार रहे हैं। आज वो राहुल गांधी के साथ हैं, तो उनका बैकअप राहुल गांधी को मिला। हो सकता है उनके साथ इस मुद्दे पर डिस्कशन करने के बाद राहुल गांधी को ये लगा हो कि इस मुद्दे में ज्यादा स्पार्क है, और बीजेपी जो राजनीति कर रही है, कमंडल की राजनीति कर रही है, उसकी काट तो मंडल की राजनीति से हो सकती है। और अब तक मंडल की राजनीति बिहार में लालू यादव करते थे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव करते रहे, और उसी में सिलसिले को अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। बहुजन की राजनीति काशीराम ने की थी वहां पर। तो उन्हें लगा कि शायद इनके ताकतों के साथ अगर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी तो इसका एक देशव्यापी असर होगा, जैसा कि होता हुआ दिख भी रहा है। तो उसके बाद बीजेपी में बेचैनी होना तो लाजमी है कि अगर उसी के कोर वोट बैंक को राहुल गांधी डेंट लगा रहे हैं, उसमें छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी को लगेगा, तो वो उसमें डैमेज कंट्रोल में जुटेंगे। और अपने इस कोर वोटर को बीजेपी ऐसे कैसे जाने दे सकती है? बीजेपी की सत्ता से जाने का मतलब होगा कि देश भर से उसका असर 5 राज्यों से जो खबरें आ रही हैं, जैसे कि आपने जिक्र भी किया ओपनिंग कमेंट में, तो वो बीजेपी के लिए तो अच्छी नहीं है, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। हवा का रुख कांग्रेस की तरफ लग रहा है। कितना वो नतीजे कांग्रेस के फेवर में आएंगे, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी की अच्छी बात मुझे लगती है, इतने दिन से मैंने कवर किया, बीजेपी को भी कवर किया, कांग्रेस को भी कवर किया है, कि बीजेपी एडवांस सोचती है और समय रहते तैयारियां करती है। इसीलिए पिछले 8-10 साल में जो जीत का हम बात करें, तो जीत ज्यादातर जगहों पे बीजेपी जीती इसीलिए है कि उसने बहुत एडवांस स्टेज में तैयारियां शुरू की हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के जो तैयारी अमित शाह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को बुलाना, डिप्टी सीएम को बुलाना और प्रदेश अध्यक्ष को बुलाना, उसका यही मतलब है कि उनका फोकस उत्तर प्रदेश की, बीजेपी ने टारगेट भी रखा है कि सभी 80 सीटें हम जीतेंगे। जीतेंगे नहीं जीतेंगे एक अलग बात है, लेकिन वो 100% जीत करना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ 1977 में सभी सीटें जनता पार्टी जीती थी उत्तर प्रदेश की, 85 की 85 सीटें, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। उसके अलावा ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो कितना करेंगे? तो उनको लगता है कि भाई, और उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कांग्रेस के फेवर में माहौल बन रहा है, मुस्लिम समुदाय एक तरफा कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुका है। इस तरह के तमाम एनालिसिस आ रहे हैं। तो शायद उसका भी वो अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि भाई कहाँ क्या हो सकता है, और अगर बीजेपी को कहीं उसका वोट खिसक रहा है तो उसे कैसे रोका जाए। तो इन सब मुद्दों पर बीजेपी विचार करेगी और अपनी रणनीति बनाएगी। जी, जैसा कि हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं कि रणनीति तय करने के लिए योगी जी को बुलाया है अमित शाह ने। और आपको लगता है कि ये जो पिछड़ा वर्ग है, जो कि हमेशा से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ रहा है, एक सॉलिड वोट बैंक रहा है, अगर हम जिक्र करें हुकुम सिंह कमेटी का, जो कि राज्य सरकार ने बनाया था 2001 में, उसके आंकड़ों पे डालें कैलकुलेशन पे, तो ओबीसी जो है वो ओवर 50%, 50% जो है वो राज्य की जो पॉपुलेशन है उसका वो हिस्सा है। और अगर इसी को ब्रेकअप देखें आगे चल के, तो यादव जो है वो बिगेस्ट हैं, 19.40%। कुर्मी और पटेल हैं जो दूसरी जगह लेते हैं, सेकंड प्लेस पर हैं, 7.4%। निषाद, मल्ला और केवत जो हैं वो 4.3 पर हैं। भार्स और राजभर्स 2.4, लोध्स जो हैं वो 4.8, और जाट जो है वो 3.6%।
अब अगर इन पूरे को मिलाकर देखें तो कहीं से आपको लगता है कि चलिए मान लिया कि कास्ट सेंसस की बात है, वो पहले भी कर सकते थे बाद में, लेकिन अभी तो कर दिया है, एक नैरेटिव सेट कर दिया है, तो क्या उसका कहीं से बीजेपी को आप देखते हैं कि प्रेशर में वो आ रही है और अपने वोट बैंक को वो बचा के रखना चाह रही है? क्योंकि उधर अगर आप देखिए समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी अपना एक फॉर्मूला छेड़ रखा है जिसको हम लोग कह रहे हैं पीडीए, वहां से उसको भी खतरा है। आपका क्या इस पे टिप्पणी होगी? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी को खतरा तो है ही, क्योंकि जो हम्म। कोर वोट बीजेपी का बन गया है, पिछड़ा पहले से रहा है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में ये पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग बीजेपी के साथ ज्यादा मात्रा में, ज्यादा तादाद में इंटेक्ट हुआ है। तो अब अगर राहुल गांधी उसी पे चोट कर रहे हैं तो बीजेपी का बेचैन होना लाजमी है, और उसे रोकने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाना भी लाजमी है, और वो उसके लिए बीजेपी कसरत कर रही है। जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, जो उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला दिया है, तो जी। समाजवादी पार्टी तो इसी मुद्दे पे पहले से काम करती रही, और यही मुद्दा उसकी जीत का कारण रहा है। सिर्फ हम्म। बदलाव ये हुआ कि मुलायम सिंह के जमाने में उनका वो एम वाई फैक्टर चलता था, मुस्लिम यादव फैक्टर चलता था। अब इन्होंने पिछड़ा, हाँ। दलित और ये से उन्होंने अल्पसंख्यक कर दिया है। शायद मुसलमान कहते हुए अखिलेश यादव को अब लगता है कि सब मुसलमान हम कहेंगे तो उनका अपना जो वोट बैंक है वो भाग रहा है, भाग जाएगा। और लेकिन हम्म। जो मुसलमान नहीं कह रहे हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान के अलावा दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, उनकी संख्या उतनी नहीं है कि वो कहीं पॉलिटिकल इक्वेशंस को प्रभावित कर सकें। सिख बहुत कम है और ईसाई बहुत कम है। जैन तो अपने आप में हिंदू समाज के साथ एकदम घुले मिले हैं, पता ही नहीं चलता कि वो सब एक अलग धर्म है। बौद्ध भी नहीं है, आदिवासी भी नहीं है, कुल मिलाकर के आदिवासी बहुत छोटे से इलाके में संथाल आदिवासी जाति उत्तर प्रदेश में है, तो उसमें अल्पसंख्यक कहना जो है वो अजीब सा लगता है। हालांकि पहले लगातार वो मुसलमान मुसलमान कहते रहते थे, तो अब वो मुसलमान क्यों नहीं कह रहे हैं अखिलेश यादव पीडीए को पीडीएम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत तो बड़ा उनसे सवाल पूछना है सर, कभी यूसुफ आप सर, बहुत बड़ा सवाल है। पूछे हुए कि एम वाई मुसलमान फॉर्मूला का क्या हुआ? एम वाई है ना। फॉर्मूला। दूसरी बात यह है कि जो सामाजिक न्याय की बात आप कर रही हैं, फिर मुसलमान की बात हम्म। आ गई है, तो मुसलमानों में भी एक सामाजिक न्याय की धारा मुस्लिम समाज तक आते आते सूख जाती है। तो जो मुस्लिम समुदाय में पिछले वर्गों से जुड़े हुए लोग हैं, पसमानदा तबकात हैं, जिनकी हम्म। तरफ बीजेपी पिछले साल जुलाई में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी को निर्देश दिए थे कि भाई पसमानदा मुसलमानों की तरफ ध्यान दिया हम्म। जाए। उसके बाद बीजेपी की जी। प्रदेश कमेटी ने भी और सेंट्रल बीजेपी ने भी उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम किए। रामपुर में इनका पहला सम्मेलन हुआ था, और शायद जिसका नतीजा ये भी हुआ कि रामपुर बाई इलेक्शन में, जहां से आजम खान के बेटे चुनाव पहले जीते थे, बाद में वो सीट खाली हुई, तो वहां शफीक अंसारी नाम के विधायक बने जो पसमानदा जाति से आते हैं। तो इसका मतलब बीजेपी ने अपने सहयोगी दल अपना दल के साथ मिलकर पसमानदा मुसलमानों को साथ लिया है, पिछड़ा दिया है। तो यहाँ अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं पिछड़े के लिए, जो पीछे पिछड़ा उन्होंने जोड़ा है, तो सिर्फ हिंदू पिछड़े की बात करते हैं, वो मुस्लिम पिछड़े की बात तो नहीं करते हैं। तो ये भी एक सवाल है। इधर कांग्रेस में भी यही हाल है। राहुल गांधी बार बार पूछते हैं कि भाई वो पिछड़ा कहाँ का हिस्सेदारी कहाँ है। तो सवाल ये भी काउंटर क्वेश्चन आता है कि भाई आपकी पार्टी में पिछड़ों की क्या हालत है? क्या एक भी जनरल सेक्रेटरी यादव कुर्मी है, या मुस्लिम कांग्रेस की कार्य समिति में 5 मुस्लिम नेता है और एक भी पिछड़े वर्ग से नहीं है? तो ये सवाल तो जब चुनाव पर बात होगी, राजनीति पर बात होगी, राजनीतिक समीकरणों पर बात होगी, तो सारे सवाल उठाएंगे और सब सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। बीजेपी हम्म। इस मामले में आगे कदम इसलिए रखती है कि वो हर पहलू पर बात करती है, हर पहलू पर डिस्कशन करती है और उसका समाधान निकालती है, टारगेट करती है। तो जो मीटिंग होने जा रही है बीजेपी की, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वहां के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, तो उसमें इन जी। तमाम मुद्दों पर बीजेपी अपने हिसाब से वो काम कर रही है। और हम्म। हम उसे ये कह के हल्के में नहीं ले सकते हैं कि राहुल गांधी ने चूंकि पिछड़े का मुद्दा उठा दिया है इसलिए बीजेपी में बेचैनी है। बात ये नहीं है। बात ये कि राहुल गांधी अगर मुद्दा उठा रहे हैं पिछड़ों का, तो उन्हें जब वो दूसरों से पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ मीडिया में कितने पिछड़े हैं, या तो उन्हें ये भी जवाब देना होगा कि भाई आपकी अपनी पार्टी में पिछड़ों की क्या पोजीशन है। कार्य समिति में कभी कोई आपकी जो वर्किंग कमेटी है उसमें कितने पिछड़े हैं, कितने हिंदू पिछड़े हैं, कितने मुस्लिम पिछड़े हैं। मेरे ख्याल में जब से मैं कांग्रेस कवर कर रहा हूं तब से मुझे तो याद नहीं पड़ता है कि कांग्रेस कार्य समिति में कभी कोई अंसारी कुरैशी जैसा कोई पसमानदा मुसलमान मेंबर रहा हो, या कोई जनरल सेक्रेटरी रहा हो अंसारी कुरैशी, जबकि मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा
इन्हीं लोगों की आबादियां हैं। हाँ। लेकिन हमने तो नहीं देखा कांग्रेस में किसी ऊंचे ओहदे पर इनको, लेकिन वोट इन्हीं के पास है। तो ये तमाम हम्म। सवाल उल्टे राहुल गांधी पर के आते हैं। लेकिन अगले 6 महीने इन तमाम राजनीति में ये तमाम रस्साकशी चलेगी, समीकरणों पर मीटिंग होंगी, बैठकें होंगी और एक दूसरे की काट ढूंढी जाएगी। वो जी। लोकसभा तक वो सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, अब इस बैठक पे बात करें कि अगर ये ओबीसी वोट बैंक को पकड़-धकड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक रणनीति जो है वो कैबिनेट रीशफल भी है। इट इज़ वन ऑफ द वेज़ रीचिंग टू द टारगेट। तो इसमें नाम सबसे पहले उभर के जो आ रहा है, वो है ओम प्रकाश राजभर का, जो कि उनकी बाइट भी सुना था, कह रहे थे कि सबसे जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर नाम उन्हीं का है। जिसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट होना, उसकी भी अपनी वजह है, कास्ट इक्वेशंस हैं, जिसकी वजह से उनको इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं। तो एक तो नाम वो हुआ, दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान का, जिस पर कि बहुत ज़्यादा खबर मतलब राजनैतिक गलियारों से खबरें निकल के आ रही थी कि योगी जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, या कह लीजिए कि नहीं चाह रहे थे कि दारा सिंह चौहान को भी इसमें शामिल किया जाए। एक तो ये कि जो घोसी चुनाव हारे, तो उसमें भी उनके ऊपर सवाल उठा था कि भाई इनका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन बात ये हो रही है कि अब ये अमित शाह ग्रुप से निकल के आए हैं, तो ज़ाहिर है इनके खिलाफ ज़्यादा कुछ आवाज़ नहीं उठाई जा सकती है। लेकिन जो कैबिनेट है योगी जी का, ये इनका अपना इसमें ज़्यादा लोग हैं नहीं। चुनाव सर पर है। तो ये ज़्यादातर कैबिनेट में नाम जो हैं, चेहरे हैं, वो संगठन के भेजे हुए हैं। तो कैबिनेट रीशफल में इनकी ये कोशिश क्या हो सकती है कि इनके अपने जो कॉन्फिडेंट हैं, वो शामिल किए जाएँ, जो पहले जिनको मौका नहीं दिया गया, वो अब मिल जाए। और ज़रूर ये टिप्पणी आपसे चाहूँगी ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान पर, इसके बाद इसी पर आगे बात करते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से कि उत्तर प्रदेश हुँ। में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोई बड़ा रिशफल कैबिनेट में होगा। जो बात आपने कही ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, अगर इन दोनों को हाँ। पार्टी के आदेश पर, आलाकमान के आदेश पर या यूपी की कैबिनेट संगठन के रिकमेंडेशन पर शामिल किया हुँ। जाता है, तो एक्सपेंशन कह सकते हैं, रिशफल तो नहीं कह सकते। रिशफल का तो मतलब ये होता है कि भाई आपने 4 लोगों को निकाला, 3 को नए को रखा, फिर उसमें इतना मैं बड़ा तो मुझे उस पर आगे बात करूँगी आपसे अभी। ये लगता है कि ओम प्रकाश राजभर ने चूंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को नुकसान तो पहुंचाया जब वो अखिलेश यादव के साथ मिले हुए थे, और अब वो हुँ। चूंकि फिर बीजेपी के साथ आए हैं और पहले भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो बीजेपी को ये एक नैतिक दबाव बीजेपी में है कि भाई अगर वो साथ आ गए हैं तो उन्हें हुँ। एडजस्ट किया जाए, इसलिए वो आए भी हैं बीजेपी के साथ। अगर वो अखिलेश यादव की सरकार बनती तो अखिलेश यादव के साथ लगातार रहते, क्योंकि अखिलेश यादव सत्ता में आने से चूक गए, तो ओम प्रकाश जी। राजभर तो मंत्री बनने के लिए पहले बीजेपी में थे और अब भी है। और राजनीति हुँ। में जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है या संजय निषाद उनकी पार्टी है, ये पार्टियां पावर जो जो पार्टी पावर में रहती है उनके साथ जुड़ती हैं, क्योंकि पावर में आप रहेंगे तभी अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा पाएंगे, अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। ये हुँ। अति पिछड़े वर्गों अति पिछड़े वर्गों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, फाइनेंशियली कमजोर हैं, आबादी में भी कम है, और इन पर तो डबल मार रहती है। भाई इन पर हुँ। जो अपर क्लास हिंदू है उनका तो दबाव रहता रहता है, तो उसके बाद जो पिछड़े वर्गों में पॉलिटिकली मजबूत होने वाली जातियां हैं, जैसे अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो जाट कहने को तो पिछड़े हैं, लेकिन अपने जी। से कमतर समझी जाने वाली जातियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार वही करते हैं। इसी तरह जब से यादवों का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा है, तो उनके वर्चस्व में हुँ। बाकी जो दूसरी पिछड़ी पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ नाइंसाफी होती रही है। यादवों के बाद कुर्मियों का भी अब वही हाल है। तो ये तो एक हाँ। फिनोमेना है कि सत्ता के साथ जुड़ते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को अगर बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल करती है उत्तर प्रदेश के, तो मुझे लगता है कि उनका ये एक वो इस बात की श्योरिटी होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर पाला नहीं बदलेंगे। और ये हुँ। मुझे लगता है कि बीजेपी का तरफ से गठबंधन धर्म निभाना भी होगा कि भाई एक आदमी दूसरे खेमे से आपके खेमे में आया है, तो उसको एक जो ड्यू शेयर पावर में मिलना चाहिए। जो छोटी पार्टियां हैं वो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, और अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से कैबिनेट में अपने लिए जगह मांग रहे हैं, तो कोई ऐसी नाजायज मांग तो उनकी नहीं है। हुँ। दारा सिंह चौहान की बात आप जिस तरह से कही है, चूंकि वो कोसी का चुनाव हारे भी है, उसके बावजूद अगर वो कैबिनेट में लिए जाते हैं
और फिर उन्हें एमएलसी भी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं कि एमएलसी उन्हें बनाया गया या नहीं बनाया गया है, मेरे ख्याल में अभी तक तो नहीं बनाया गया है, तो एमएलसी किसी तो बनाना पड़ेगा, चुनाव जीत कर आएँगे। तो उनका तो मुझे फिलहाल नहीं लगता है कि इतना बड़ा नाम या इतना बड़ा दबाव उनको लेकर के हो सकता है कि उन्हें कैबिनेट में शामिल ही किया जाए। हाँ, ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में शामिल मेरे ख्याल से किया भी जाना चाहिए अगर वो सब कुछ स्टेक पे लगाकर बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुँचाएँगे और उनके जो वोट है, राजभर वोट है, उनका उस इलाके में अच्छा खासा असर है, जो कि जी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का मुकाबला होने जा रहा है, वहाँ पे 5-10 हज़ार वोट भी हर लोकसभा में अहमियत हम्म रखेंगे। जाहिर है तारा सिंह चौहान जो है वो लोनिया चौहान बिरादरी से हैं और इन दोनों का ही जो है वो पूर्वांचल जिले में खासा प्रभाव देखा जाता है। आपने कहा कि कैबिनेट रीशफल तब होगा जब कुछ नाम ऐड किए जाएं और कुछ सब्ट्रैक्ट किए जाएं। तो जो खबरें निकल के आ रही हैं वो कितना सही है इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कुछ नाम हैं जिन पर ये कहा जा रहा है कि अगर एक से ज्यादा जैसे उन पे मंत्रालय का भार है तो हो सकता है कि उसमें वो किसी और को ऐड कर दें। टोटल 52 है और 8 जगह खाली है, 52 मंत्री, 18 कैबिनेट, 14 इंडिपेंडेंट और 20 जो है वो राज्य मंत्री हैं। तो ये कहा जा रहा है 8 की तो वैसे भी जगह है क्योंकि 60 तक जा सकता है ये आंकड़ा, मतलब ये फिगर जो है नंबर। और इस हो सकता है इसमें से कुछ माइनस हो, कुछ इसमें से प्लस हो। तो इसमें कुछ नाम जो सुनने में आया, एक तो वो है ए.के. शर्मा, जिनके पास बिजली विभाग भी है, नगर विकास मंत्रालय, ये दोनों और भी इस तरह से हैं नाम जिनका कि हो सकता है कि मंत्रालय जो है वो बाँट दिया जाए। और इसी से जगह निकल के आएगी उनकी जो योगी जी के करीब हैं। अब श्रीकांत शर्मा का भी इसमें नाम आया और महेंद्र सिंह हैं, सिद्धार्थ नाथ हैं। तो ये सब कुछ नाम हैं जिन पे अभी पूरा पक्का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, ये ज़रूर डिस्कशन हो रहा है कि जिनके पास ज़्यादा मंत्रालय हैं, उनको कट शॉर्ट कर दिया जाए, दूसरों को मौका दिया जाए और वो ये दूसरे वो चेहरे हों जो योगी जी के करीब हैं। और ओबीसी वोट बैंक तक पहुंच बनाने का भी रास्ता खुल जाए, करीब हो जाए। देखिए, जो नाम अभी आपने गिनवाए हैं ज़ोया, उनमें जी। श्रीकांत शर्मा ओबीसी नहीं है, सिद्धार्थ नाथ हुँ। भी ओबीसी नहीं है। हाँ, पिछली तो सरकार लेकिन वो में दोनों करीब, हाँ, दूरी, दोनों नज़दीकी और उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अगर ये योगी के इतने ही नज़दीक थे, तो पिछले मंत्रिमंडल से इन्हें बाहर क्यों रखा गया? ये तमाम सारी चीज़ें हैं। संगठन, तब फिर बात आई। संगठन संगठन की हुँ, ज़िम्मेदारी दी गई थी, तो क्या हाँ, इन्होंने संगठन की वो ज़िम्मेदारी निभा ली है? बहरहाल ये बीजेपी का बहुत ही अंदरूनी मैटर है कि किसको वो हुँ, मंत्री बनाना चाहते हैं, किसको ज़िम्मेदारी से मुक्त करना चाहते हैं और किसको नहीं ज़िम्मेदारी जी, देना चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर बीजेपी को पिछड़े और दलितों को अपने साथ इंटैक्ट रखना है, तो जितना उनका ड्यू शेयर है सत्ता में, वो तो बीजेपी ऑलरेडी दे चुकी है। इस बात का तो प्रचार जब योगी सरकार दोबारा बनी थी पिछले साल, हुँ, उसके बाद ही बाकायदा किया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई गुंजाइश है। अब तो ये सारी चीज़ें होंगी कि ये भी हो सकता है कि भई श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ को बाहर रखने की वजह से ये भी प्रेशर हो कि भई आपने अपर क्लास की बहुत ज़्यादा अनदेखी की, वही तो कई तरह की खबरें हुँ। आती हैं, बड़ों की भी नाराज़गी की खबरें आती रहती हैं उत्तर प्रदेश से। तो कुल मिलाकर के इस तरह की जो एक्सरसाइज़ है, लोकसभा चुनाव से पहले, वो बिल्कुल आपने एक सही और कहा। नाम है, यूसुफ साहब, एक और नाम है, आसिम अरुण, उनका कद सुनने में आ रहा है कि बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, वो अस्तीम अरुण आए हैं पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर के और उनको तो मतलब तरक्की मिल सकती है। तो ये हाँ, है मतलब वो बीजेपी कयास के से कयास लगाए जा रहे हैं, अभी तो कंफर्म जो है वो तो जाहिर है, बैठक जब खत्म होगी, खबरें बाहर आएंगी तब पता चलेगा। के पास हर तरह से हुँ, फीडबैक आता रहता है, लोग सर्वे भी कराते हैं, तो उसके हिसाब से हाँ, देखेंगे कि कुल मिलाकर के ये जो एक्सरसाइज़ होने जा रही है बीजेपी के अंदर, वो एक्सरसाइज़ जी, ये इसीलिए हो रही है कि हम देखें कि भई कहाँ कमी रह गई है और दो जो हमारा टारगेट है 80 में 80 सीटें जीतने का, उस टारगेट हुँ, को हासिल करने के लिए अगर कहीं कोई कमी-बेशी हो रही है, तो उसकी भरपाई की जाए। अगर समाज का कोई वर्ग अनरिप्रेजेंटेड महसूस कर रहा है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन देकर उसकी शिकायत दूर की जाए। ये कोशिश मेरे ख्याल में बीजेपी आलाकमान कर रहा है। इसी के लिए हुँ, ये बैठक बुलाई गई है और इसी के लिए सर जी। जोड़ के बैठे। यूसुफ साहब, कुर्मी जाति पर बात कर लें, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और ये कहा जा रहा है कि बैकवर्ड क्लासेस में यादव समुदाय के बाद ये जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कही जा रही है और इसके लिए जो है वो 2 बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है उसको भी ऑर्गेनाइज़ करने की बात कही है। 1 दिसंबर में, दूसरा जनवरी में हो रहा है और इसके लिए कहा गया है कि सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच
जो है वो बनाया गया है, वो इन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेगा। और इसमें ये भी है कि कुछ दिन पहले जो है वो 50 जो कामयाब रहे हैं कुर्मी जाति से लोग, उनको फेलिसिटेट भी किया गया। तो एक कोशिश हो रही है इस वोट बैंक को भी पकड़ मजबूत बनाए रखने की। नहीं, सही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी ये कोशिश लगातार करती है, उसके लिए उसने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। हम्म। और कुर्मी अ, चूंकि यादवों के बाद सबसे मजबूत जाति है और पॉलिटिकली अवेयर है, और कुर्मियों के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में हुए हैं। समाजवादी पार्टी में बेनी प्रसाद वर्मा बहुत बड़े नेता कुर्मियों के रहे, लगातार मुलायम सिंह के हाँ। साथ रहे, और हमेशा नंबर 2 का दर्जा दिया जाता रहा है। और बीजेपी के अंदर एकदम फायर ब्रांड नेता विनय कटियार कुर्मी जाति के ही तो थे। अब ठीक, आज की तारीख में वो हाशिए पर हैं, और हम्म। बीजेपी में दिल्ली से कई बार सांसद रहे संतोष गंगवार, उनका भी एक नाम है बड़ा, उस जाति से रहे हैं। तो हम्म। अब कुर्मियों की वोटों की अहमियत को समझते हुए ही 2014 में बीजेपी ने अपना दल से गठबंधन किया था। उनके लिए 2 हाँ। सीटें छूट, और दोनों सीटें अनुप्रिया पटेल ने जीती लोकसभा की, और बाद में जी। विधानसभा में की। तो बीजेपी का सबसे सहयोगी और मजबूत भरोसेमंद सहयोगी उत्तर प्रदेश में अपना दल ही है। और उसमें हम्म। बीजेपी की चीज ये हो सकती है कि मैं ठीक है, अपना दल के सहारे तो हम कुर्मी वोट नहीं साध सकते हैं, हमें हम्म। अपना भी एक नई लीडरशिप कुर्मियों समुदाय के बीच एस्टेब्लिश करनी होगी। तो उसकी तलाश भी बीजेपी में जारी है कि अब विनय कटियार या संतोष गंगवार के रिप्लेसमेंट के तौर पे किस नेता को बढ़ाया जाए। और इसीलिए ये इस तरह की जो कोशिशें होती है कि जात बिरादरी के नाम पे जो सम्मेलन किए जाते हैं, वो एक सोशल कम पॉलिटिकल एक्टिविटी में आता है। इसमें एक कुछ लोगों को सम्मान दे करके ये मैसेज दिया जाता है कि भाई ये पार्टी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को और इस कम्युनिटी के समाज में योगदान को एंडोर्स करती है, उसे अप्रिशिएट करती है, तो ताकि उसका वोट बैंक उस पार्टी उसका वोट जो है, वोटर जो है, वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो, इसके लिए कोशिश हो रही है। तो बीजेपी हम्म। जो अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए नए वोट वर्ग अट्रैक्ट करने के लिए, नए लोगों को लुभाने के लिए जो कोशिश करती है, उसी कोशिशों का ये एक सिलसिला है, सिलसिले की अगली जी। कड़ी है। जैसा आपने कहा कि अपने जो दल जो करीब रहे हैं, जिनका कि सहयोग रहा है, वो बना रहे, इसके लिए इस पर भी विचार होगा। और वही बात निकल के भी आ रही है कि जो निषाद पार्टी है या सुभाषपा है या अपना दल है, इन लोगों ने अपने जो उम्मीदवार हैं 2024 के लिए, उनके नाम तय करने भी शुरू कर दिए और कुछ की तो घोषणा भी कर दी है। तो ये एक्सरसाइज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि बुलाकर एक चिंतन किया जाए, है ना, मंथन हो कि क्या कुछ किया जाए और एक रोड मैप तैयार हो टूवर्ड्स विक्ट्री। सही कह रही हूँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं, और राजनीति में इस चीज का बड़ा महत्व है। काशीराम तो एक बात ये कहा करते थे कि साहब, और वैसे भी हम अगर रियल लाइफ में देखें, जब कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उसका नक्शा कागज पे बनता है, वो कागज का बना हुआ नक्शा पास होता है किसी डिपार्टमेंट से, उसके बाद वो बिल्डिंग बनती है। इसी तरह राजनीति में होता है कि अगर किसी विधान राज्य के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं या लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो पार्टियां साल भर पहले और कम से कम 6 महीना पहले एक बैठ के कागज पर एक प्लान बनाती हैं, और उसमें देखती हम्म। हैं कि साहब सा वोटर हमारे साथ रहा है, कौन सा वोटर हमारे साथ अभी है, कौन सा वोटर हमसे छिटक रहा है, उसको कैसे लाया जाए, और एक नया वोटर जो हमारा समर्थक है उसे कैसे हम करें। तो उस एक्सरसाइज में बीजेपी हमेशा एडवांस रहती है। और मेरे ख्याल में पिछले 10 साल में जो बीजेपी को कामयाबी मिली है देश भर में, उसमें इस सोच का और इस रणनीति का एक बड़ा योगदान है। बाकी पार्टियां चुनाव की आहट होने के बाद शुरू करती हैं, बीजेपी उससे कहीं पहले शुरू कर देती है, उसका फायदा उसे मिलता है। अच्छा, कुछ दिन पहले चलते-चलते एक और आखिरी सवाल है। कुछ दिन पहले एक मसला, एक इश्यू आया था सामने उत्तर प्रदेश को डिवाइड करने का। तो उसमें जो बीजेपी के सांसद हैं संजीव बालियान, उन्होंने कहा था कि हाँ, बिल्कुल करना चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और पूर्वांचल को, इस तरह से 2 पार्ट हो जाएँ। फिर कांग्रेस के अजय राय ने उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, सिर्फ ध्यान को भटकाने का की ये एक्सरसाइज है। लेकिन मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने जरूर उत्तर प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड करने की बात जो है वो आगे भी रखी थी, केंद्र तक भी पहुंचाई थी। हालांकि वो उसमें कुछ एक जिसे कहते हैं फॉर्मल रूप नहीं लिया। क्या ये कहीं भी आप देखते हैं कि रोल प्ले कर सकता है, अगर हम देखें कि क्या मुद्दे रह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों के लिए? मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश के बंटवारे के लिए बीजेपी तो तैयार नहीं होगी फिलहाल, और हम्म। बीजेपी के एजेंडे में अभी उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं रहा। जब भी बंटवारे की बात उठी है बीजेपी की तरफ से उसका विरोध हुआ है।
बल्कि कल्याण सिंह तो ये कहते थे साहब, अगर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कभी बनेगा, वेस्टर्न यूपी बनेगा, तो ये जाट लैंड कम होगा, मुस्लिम लैंड ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ जाटों की आबादी बहुत कम है, मुस्लिम आबादी ज्यादा है। करीब करीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो नक्शा, जिस नक्शे को हरित प्रदेश के नाम से स्वर्गीय अजीत सिंह आंदोलन चलाते थे साहब, इसको हम हरित प्रदेश बनाएंगे वेस्टर्न यूपी में 30 या 26 जिलों को लेकर के, उनमें से 15 जिलों में तो मुस्लिम आबादी 30% के आसपास, तो ये भी एक बीजेपी के विरोध का कारण रहा है। और उत्तर प्रदेश छोटा हो जाए, आधा हो जाए, इसमें बीजेपी का कोई खास फायदा है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस पर कोई अमल करेगी। मायावती ने पता नहीं वो क्या सोच के उस वक्त कहा था, भाई 4 हिस्सों में उसको बांट दिया जाए, लेकिन उससे आगे कभी उन्होंने उसके लिए कोई पहल की हो, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि स्टेट का जो बंटवारा होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, वो तो सेंटर के हाथ में है। प्रदेश की सहमति उसके लिए जरूरी नहीं है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भेजा था मायावती ने, मुझे याद है, लेकिन आगे सेंटर ने उस पर भी कुछ नहीं किया, और मायावती ने भी ऐसी कोई डिमांड उस पर नहीं की। दूसरी बात ये साहब, अगर उत्तर प्रदेश के ही रीऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों हो फिर? उत्तर प्रदेश इससे पहले जो तेलंगाना के अलग राज्य की मांग थी, और उससे पहले छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के अलग राज्य की मांग थी। इसके अलावा इस देश में 20 और राज्यों की मांग है, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश क्यों? अगर फिर बने तो सेकेंड एसआरसी बने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बने, वो तय करे। 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाएंगे। जब तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ था 2004 में, लेकिन बाद में कांग्रेस ने तेलंगाना तो बनाया, दूसरे टर्म में बनाया, पहले टर्म में नहीं बनाया था, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन नहीं बनाया। तो अगर उत्तर प्रदेश को ही बांटने की ऐसी आफत आ रही है किसी को, तो फिर पूरे देश में जो मांग हो रही है अलग राज्यों की, तो उनकी वो क्या देश के बाहर के लोग हैं? उनकी मांग क्यों नहीं मानी जानी चाहिए भाई? तो उसका ये मुझे नहीं लगता कि बीजेपी करेगी। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ अगर आप उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटना है, तो भी जो बाकी राज्यों में नए राज्यों की मांग हो रही है, उस पर भी गौर करना चाहिए। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बने, वो तय करेगा भाई इस देश में 30 राज्य रहने हैं या 40 रहने हैं, होने हैं, 50 होने हैं, वो तय करे सबकी सबकी। अगर मान लीजिए 20-25 साल से कहीं के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, तो उनकी मांग को आप सबको खारिज तो नहीं कर सकते, कुछ को मान लेंगे और कुछ को नहीं मानेंगे। उनकी वजह तो होगी, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात कहें, और उसके काउंटर में जो उसके खिलाफ लोग हैं वो भी बात कहें अपनी। फिर जो कमीशन फैसला करे वो सब उसको माने। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ सर। तो कड़क खबर में फिलहाल इतना ही। न्यूज नशा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।